ठीक है, चलिए हमारा टॉपिक अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। ये मोस्ट आईएमपी टॉपिक है। ठीक है, एक आध बार आया हुआ है, ज़्यादा नहीं आया है ना। ज़्यादा हमारा गोली कवच वाला आता है ज़्यादातर। ठीक है, गॉस थ्योरम का अनुप्रयोग। ठीक है ना। तो हमारा क्या है, देखिए अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए एवं सिद्ध कीजिए, आईएमपी टॉपिक है। ठीक है, ये कभी कभी पूछा जाता है, बहुल आवेशों के मध्य लगने वाले बल के लिए व्यंजक निर्मित कीजिए। ठीक है, तो इसके पहले इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें एक परिभाषा के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, क्या बात करेंगे, देखिए किन्हीं भी दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल पर, ठीक है, किन्हीं भी दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल पर किसी तीसरे आवेश की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है ना। ठीक है, बल पर किसी तीसरे आवेश की उपस्थिति का, किसी तीसरे आवेश की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम इसको समझेंगे कैसे। मान लो क्या है हमारे पास, ये दो आवेश है ना, ये Q1 और Q2। ठीक है, ये दोनों आपस में एक दूसरे पर क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं, है ना। अब इनके मध्य हम क्या कर देंगे, कहीं इसके आसपास एक तीसरा आवेश Q3 ले लेंगे। ठीक है, तब इनके मध्य लगने वाले बल का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि हम बता सकते हैं कि ये दो आवेश इस पर, है ना, अलग से बल आरोपित करेंगे। अरे समझ में, अलग से क्या करेंगे, बल आरोपित करेंगे। आगे समझ में, है ना। परिभाषा वही बोल रहा है, किन्हीं भी दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल पर किसी तीसरे आवेश की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हम प्रभाव दिखाए हैं क्या, नहीं दिखाया ना। यहाँ पर देखिए हम दो आवेश लिए थे, है ना, और दो आवेश आपस में एक दूसरे पर बल लगा रहा था, है ना, लगा रहा था, बल आरोपित कर रहा है। और यहाँ पर देखिए आपका एक तीसरा आवेश ले रहे हैं, तो क्या होना चाहिए, ये जो आपका बल सॉल्व जो कर रहे हैं वो हट जाना चाहिए, हटना चाहिए नहीं हटना चाहिए, किंतु ऐसे नहीं होता है ना। बल्कि Q1 जो है Q3 के साथ फिर से क्या करेगा, बल लगाएगा, और Q2 भी Q3 के साथ क्या करेगा, बल लगाएगा। ध्यान रखेंगे। ठीक है, पहले जो बल लगा है उस पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बातें आए समझ में, है ना। अब हम हमारा मुख्य जो टॉपिक है उस पर चर्चा करते हैं। इस पर चर्चा करने के लिए ये मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, ये मैं मिटा दे रहा हूँ, है ना। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं इस तरह से, या हाँ चलिए ऐसे डायग्राम बना लेते हैं ऐसा। ठीक है, 3 डायमेंशन ऐसा एक डायग्राम बना लेते हैं। ये एक डायग्राम बना लिए। ये त्रिविमी है, क्या है, त्रिविमी चित्र बना रहे हैं जिसकी 3 विमाएँ हैं। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, देखिए कुछ आवेश बना लेते हैं, क्योंकि आवेश क्या लिखा है, बहुल आवेश, मतलब आवेशों की संख्या क्या होगा, अधिक होगा, है ना। तो यहाँ पर ऐसे कुछ आवेश बना देते हैं ऐसे। ठीक है, मतलब आवेश तो ऐसे बहुत सारे होंगे, इसमें मैं एक सिरे पर ही सीधा सीधा बना रहा हूँ ताकि आपको समझने में किसी प्रकार का कोई कठिनाई ना हो। ठीक है, इतनी बात आया समझ में। अब क्या करेंगे, देखो क्या करेंगे, या तो आप इस पर ऐसे कर सकते हो, इसको ऐसे ना करके आप यहाँ पर 3 विमाएँ ऐसे प्रदर्शित कर सकते हो। ये देखो ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं 3 विमा। वैसे डायग्राम हम 3 विमा का बना ही दिए थे। इसको हम ओरिजिन पॉइंट ले सकते हैं, है ना। ये आपका x, ये आपका y और ये आपका z, है ना। उसके बाद आप फिर वही ऐसे कर सकते हैं हम लोग ऐसे। ये आपका क्या हो जाएगा, आवेश,
है ना। हम ले सकते हैं Q1 Q2 Q3 ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। ठीक, कहाँ तक बहुल आवेश है, n तक हमको ले लेना है। कहाँ तक ले लेना है, n तक हमको ले लेना है, ठीक है। आगे पीछे करके हम ले सकते हैं। चलिए, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर ये देखिए कोई आवेश यहाँ पर भी है, ठीक है। ये आपका Q1 Q2 Q3 Q4 डेश 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 Qn, ठीक है, Qn, है ना। अब मूल बिंदु से ओरिजिन पॉइंट O से हम इनका डिस्टेंस देखेंगे, है ना, इनका स्थिति देखेंगे, ठीक है। तो इनका स्थिति, ठीक है ना, इनकी स्थिति हम क्या ले लेते हैं, देखिए ओरिजिन पॉइंट से इसकी स्थिति हम ले लेते हैं R1 वेक्टर, है ना। इसकी स्थिति ले लेते हैं R2 वेक्टर, इसकी स्थिति ले लेते हैं R3 वेक्टर, ऐसे ये आपका R4 वेक्टर, ठीक है। ऐसे ये आपका हो जाएगा क्या, Rn वेक्टर, है ना। इनका स्थिति सदिश ले लेते हैं, ठीक है, Rn वेक्टर, ठीक। अब यहाँ पर इनकी एक परिभाषा लिखना है। क्या परिभाषा लिखना है भाई, अभी हम बताए थे कि दो आवेश आपस में बल लगा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर हम अभी बात किए थे कि भाई आवेश Q1 और Q2 आपस में तो बल लगा रहा था, किंतु हम एक तीसरे आवेश को क्या कर दिए, इनके मध्य में ला दिए, तो ये फिर दोनों आवेश क्या कर रहे थे, इस पर बल लगा रहे थे कि नहीं लगा रहे थे, लगा रहे थे। इस स्थिति में हम बात करेंगे कि भाई यहाँ पर जितने भी आवेश हैं, है ना, हाँ इधर थोड़ा सा आवाज़ कम करेंगे, है ना, ठीक है। बनाइए आप अपना सवाल, लेकिन साइलेंटली, ठीक है, कीप साइलेंस। चलिए, तो हम बात करेंगे, देखिए अब क्या प्रत्येक आवेश जो है क्या करेगा, प्रत्येक आवेश जो है किस पर बल लगाएगा, Q पर बल लगाएगा, है ना, ठीक। तो देखिए Q2 द्वारा Q1 पर लगने वाला बल, है ना, Q3 द्वारा Q1 पर लगने वाला बल, इसको आप ऐसे बना सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसे, ठीक है। ऐसे ही Qn के द्वारा भी किस पर, ठीक, Q1 पर लगने वाला बल, ठीक है। अब इसको हम इन बलों को क्या कर सकते हैं, F1 F2 करके क्या कर सकते हैं, सॉ आउट कर सकते हैं। हाँ एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम क्या करेंगे, देखिए ऐसे कर सकते हैं, Q2 के द्वारा Q1 पर लगने वाला बल मान लेते हैं F1, है ना। Q3 के द्वारा Q2 पर लगने, सॉरी Q1 पर लगने वाला बल मान लेते हैं F2, ऐसे ही ये आपका F3। अब देखिए बल एक सदिश राशि है, तो इसमें हम वेक्टर लगा सकते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। और ऐसे ही आपका हो जाएगा क्या, Fn वेक्टर, ठीक है, Fn वेक्टर, ठीक। किसी का कॉल आए और मोबाइल बंद हो जाए तो आप बताइए, नहीं तो पता चलेगा हमारा वीडियो जो है, टॉपिक जो है अधूरा रह जाएगा, ठीक है। अपना पुराना वाला मोबाइल जुगाड़ करके रखना पड़ेगा कॉल के लिए तो बंद हो जाता है ना, परेशानी हो जाता है ना भाई, ठीक है। तो हमको भी समस्या ना हो, आपको भी समस्या ना हो किसी प्रकार से। तो बात आया समझ में, चलिए। तो अब यहाँ पर हम इसका परिभाषा ऐसे लिख सकते हैं कि प्रत्येक आवेश क्या कर रहा है, केवल एक आवेश पर बल लगा रहा है ना। तो यहाँ पर देखें हम लिख सकते हैं कई आवेशों द्वारा किन्हीं एक आवेश पर, किन्हीं एक आवेश पर लगने वाला बल, लगने वाला बल क्या होता है, प्रत्येक
आवेशों द्वारा, ठीक है, प्रत्येक आवेशों द्वारा लगने वाले बलों के या बल के क्या होता है, सदिश योग के या सदिश योगफल के बराबर होता है, ठीक है। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं क्या, कि भाई इस प्रत्येक आवेश द्वारा इस पर लगने वाला बल, परिणामी बल मान लेते हैं एफ वेक्टर, क्या मान लेते हैं, एफ वेक्टर, है ना। तब आपका देखिए Q2 द्वारा Q1 पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F1 वेक्टर, फिर Q3 द्वारा Q1 पर लगने वाला बल F2 वेक्टर, फिर उसके बाद Q4 द्वारा, है ना, इसको 3 मान लेते हैं। आगे समझ में इतनी बातें, डेश डेश डेश, ये आपका कहाँ तक जाएगा, Fn तक जाएगा, क्योंकि हमारे पास आवेश कितने हैं, n है। आगे बात समझ में, क्योंकि हमारे पास आवेश कितने हैं, n है, ठीक है। या हम इसमें एक परिवर्तन ये कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसमें परिवर्तन किया जा सकता है ना। कैसे किया जा सकता है ये हम बता देते हैं। ये देखिए, ये आपका क्या है, परिणामी बल किस पर लग रहा है, पहले आवेश पर, Q1 आवेश पर, तो इसका परिणामी मान लो हम क्या ले लेते हैं, F1 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, F1। तब हमको उधर चेंज करना पड़ेगा, कैसे चेंज करना पड़ेगा, ये देखिए, दूसरे आवेश के द्वारा पहले आवेश पर लगने वाला बल, फिर उसके बाद तीसरे आवेश के द्वारा पहले आवेश पर लगने वाला बल, फिर चौथे आवेश के द्वारा पहले आवेश पर लगने वाला बल, ऐसे ही एंड सो ऑन, nवें आवेश द्वारा पहले आवेश पर लगने वाला बल। बात आया समझ में इतनी कि नहीं आया, आ गया। अब हम किन्हीं दो आवेश को लेंगे और दो आवेश को लेकर क्या करेंगे, कूलाम का नियम हम क्या करेंगे, लागू करेंगे, ठीक है। कूलाम का नियम क्या करेंगे, लागू करेंगे, ठीक है, ठीक है ना। तो अब एक चीज ये भी बात कर सकते हैं, ये तो भाई ओरिजिन पॉइंट से डिस्टेंस R1 R2 R3 ऐसे लिए थे, मूल बिंदु से, है ना। अब देखिए Q1 और Q2 के बीच की दूरी, फिर Q3 से Q4 के बीच की दूरी, है ना। बात किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है, ठीक है। तो इसको लिखने के पहले हम इसमें थोड़ा सा थ्योरी जोड़ सकते हैं, है ना। माना कोई निकाय है, ठीक है, माना एक निकाय है ना, Q1 Q2 Q3 एंड सो ऑन, Qn आवेशों से मिलकर बना है, आवेशों से मिलकर बना है, ठीक है, बना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए, आवेशों से मिलकर बना, Q1 Q2 Q3 आवेशों से मिलकर बना है, तब Q1 पर बना है ना, जिसमें आवेश Q1 पर आवेशों, बातें नहीं, आवेशों, पढ़ाई कर लें पहले, है ना, किसके द्वारा, Q2 Q3 Q4 एंड सो ऑन, Qn द्वारा लगने वाला बल क्या हो, F12 वेक्टर, F13 वेक्टर, है ना, F14 वेक्टर एंड सो ऑन, F1n वेक्टर है, ठीक है, ठीक है। इतनी बातें हैं समझ में। तब कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम हम पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल क्या होता है, उनके परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती
और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तब हम देखिए कूलाम का नियम किस पर बात करेंगे, देखिए Q2 और Q1 पर बात करेंगे। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, Q2 द्वारा Q1 पर लगने वाला बल, ठीक है, चाहो तो यहां पर लिख लो आवेश Q2 द्वारा Q1 पर लगने वाला बल। ठीक है, तो कूलाम के नियम में हम क्या लिखेंगे, देखिए Q2 द्वारा Q1 पर लगने वाला बल 1/4πε0 है ना। क्या होता है, देखिए Q1 Q2 दो आवेश होगा और उनकी बीच की दूरी, तो इनकी बीच की दूरी को क्या ले लेंगे, क्या ले लेते हैं, दो आवेश है 1 और 2, तो R12 या 21 जैसा आपके बुक में लिखा हो वैसे अपन ले लेते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है 1 2 है ना, तो ऐसे लिखा हुआ है देखिए, तो इसे हम लिख सकते हैं देखिए R12 स्क्वायर, मतलब यहाँ पर इनकी बीच की दूरी को हम ले रहे हैं देखिए R12, तो इसका हमको लेना पड़ेगा R13, इसका हमको लेना पड़ेगा R14 और इसका हमको लेना पड़ेगा इसका R1n। ठीक है, दो आवेशों के बीच का डिस्टेंस। ठीक, ये आपका आ जाएगा, इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देंगे, ये आपका समीकरण नंबर 2। ठीक है, पुनः या इसी प्रकार किसके द्वारा Q3 Q4 Q5 एंड सो ऑन Qn द्वारा Q1 पर लगने वाला बल, तो आपका क्या आएगा F13 आ जाएगा, है ना। तीसरे के लिए पहले किसके द्वारा, Q2 के द्वारा Q1 पर लगने वाला बल, अब Q3 के द्वारा Q1 पर लगने वाला बल। ठीक है, तो आपका आ जाएगा देखिए 1/4πε0 Q1 Q3 और ये आपका आ जाएगा R13 स्क्वायर। आएगा कि नहीं आएगा। आगे क्या आएगा, इसको समीकरण नंबर दे दे 3। आगे आपका आएगा R14 वेक्टर इज इक्वल 1/4π, ये आपका ε0 फिर Q1 Q4 अपॉन R14 का स्क्वायर। आएगा से कि नहीं आएगा, आएगा। ठीक है, ऐसे ही एंड सो ऑन डेश डेश डेश, किसके लिए, एन के लिए बात करेंगे, तो ये आपका F है ना 1n, फिर ये आपका 1/4π ε0 Q1 Qn अपॉन क्या हो जाएगा R1n स्क्वायर। समीकरण नंबर 4। इन मानों को अब इसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, चलिए जगह नहीं है, अब नोट करोगे तब आगे हो पाएगा। समझ में कि नहीं आया है ना। हम क्या कर रहे हैं, देखिए बहुल आवेशों द्वारा किसी एक आवेश पर लगने वाले बल के बारे में चर्चा करें। इसे ही हम क्या कहते हैं, अध्यारोपण सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं, अध्यारोपण सिद्धांत, है ना। अभी हम निकाल चुके हैं दूसरे Q2 आवेश द्वारा Q1 आवेश पर लगने वाला बल निकाले हैं। ठीक है, और क्या निकाले हैं, Q3 आवेश द्वारा Q1 आवेश पर लगने वाला बल और Q4 आवेश द्वारा Q1 आवेश पर लगने वाला बल, और ऐसे ही एंड सो ऑन, है ना, Qn आवेश द्वारा किस पर, Q1 आवेश पर लगने वाला बल। क्योंकि हमारा परिभाषा ही बोल दिया गया है कि किसी, है ना, कई आवेशों द्वारा किन्हीं एक आवेश पर लगने वाला बल प्रत्येक आवेशों द्वारा लगने वाले बलों के, है ना, बल के क्या होता है, सदिश योग के योगफल के बराबर होता है या तुल्य होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो इसको मिटा देते हैं, और मिटाने के बाद हम क्या करते हैं, देखिए ये जो वैल्यूज़ है इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 में, है ना, उनको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखोगे समीकरण, ठीक है, 2, 3 और किससे 4 से मान कहाँ पर,
समीकरण एक में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण एक में रखेंगे, तो समीकरण एक में रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा क्या, F1 वेक्टर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर है, प्लस F13 के जगह उनकी वैल्यू पुट करो, इसका हो गया अब इसका, है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या हो जाएगा Q1 Q3, ठीक है, अपॉन R13 का स्क्वायर, प्लस ऐसे ही आगे की वैल्यू पुट करते चलेंगे, प्लस एंड ऑन लास्ट वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 QN अपॉन R1N स्क्वायर। ऐसे होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। वैल्यूज को हम क्या कर दिए, पुट कर दिए, ठीक है। अब देखिए प्रत्येक पार्ट्स में आपको, प्रत्येक हिस्से में, प्रत्येक प्लेस में आपको क्या दिख रहा है, कुछ दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यही दिख रहा है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये प्रत्येक प्लेस में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर, फिर Q1 Q3 अपॉन कितना बच जाएगा R13 स्क्वायर, ऐसे ही एंड सो ऑन, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा Q1 QN अपॉन R1N स्क्वायर, ठीक है, ठीक है जी। चलिए अब क्या करेंगे, देखिए F1 वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब देखिए ये किस रूप में है, योगफल के रूप में है ना, तो योगफल के रूप में है तो इसे हम समीशन के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो समीशन के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखिएगा, समीशन, ठीक है, Q1 सब में है तो Q1 है ना, और ये देखिए 2 है क्या सब में, 2 3 4 अलग अलग आ रहा है तो इसको मैं लिख देता हूँ I, क्या लिख दिया मैं, I, R, ये देखिए 1 सब में है 1, और यहाँ पर लिख देता हूँ I का स्क्वायर, है ना, तो यहाँ पर I इज इक्वल्स टू 2, 2 से कहाँ तक गया है, देखिए I का मान 2 3 कहाँ तक गया है, N तक गया है। आया बात समझ में, देखिए आपका यहाँ पर 1 तो सब में है कि नहीं, Q1 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 ये सब में आएगा, है ना। अब I का मान आप क्या रखोगे, 2 रखोगे तो ये आ जाएगा, I का मान 2 से N तक है, 3 रखोगे तो ये वाला आ जाएगा, 4 रखेंगे तो इसके बाद वाला आएगा, ऐसे कहाँ तक जाएंगे, N तक जाएंगे। आया बात समझ में कि नहीं आया, ठीक है। यही क्या है, बहुल आवेश द्वारा किसी एक आवेश पर लगने वाले बल के लिए व्यंजक है ना। स्पेशली हम Q2 Q3 Q4 एंड सो ऑन Qn आवेश द्वारा Q1 पर लगने वाला बल के बारे में बात किए हैं। इसी प्रकार है ना, Q1 Q3 Q4 एंड सो ऑन Qn आवेशों द्वारा, इसी प्रकार आवेशों द्वारा किस पर, किसको छोड़े हैं, Q2 को छोड़े हैं ना, Q2 आवेश पर लगने वाला बल लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं उसको, इधर सेम लिखना है। देखिए क्या चेंज होगा अभी आपको समझ में आ जाएगा। क्या लिखेंगे, F1 में लग रहा था तो 1 लिख रहे थे, अब 2 में बल लग रहा है तो हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, देखिए अब ये तो ऐसे ही आएगा, क्या आ जाएगा 1/4 पाई। कि देखिए जब अपॉन लिखते हैं ना तो इसको बराबर के सीध में लिखना, ठीक है, ये लिखने का तरीका होता है ना, आप बराबर के सीध में लिखिएगा, ठीक। फिर समीशन,
ये क्या हो जाएगा, अब देखिए जैसे यहाँ पर पहले आवेश पर बल लग रहा था तो क्या आया था, 1 आया था, है ना। अब दूसरे आवेश पर बल लग रहा है तो आएगा आपका 2, ठीक है। फिर उसके बाद वैसे ही आएगा, फिर 1 आएगा यहाँ पर, देखिए 2 आया है, 1 आएगा, फिर 2 नहीं आएगा, देखिए क्या आएगा, 1 के बाद 3 आएगा, फिर आएगा 4, 5, ऐसे कंटिन्यू आएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, QI, और इधर भी आपका हो जाएगा R2I²। अब यहाँ पर आपका I का मान जो है कहाँ से जाएगा, 1 से N तक जाएगा, किंतु I बराबर नहीं होगा 2। आ रहा समझ में, इसको ऐसे लिखेंगे क्योंकि हम I की वैल्यू को 2 नहीं लिए हैं, है ना। भले हम 1 से तो ले रहे हैं किंतु हम 2 नहीं लिए हैं, ठीक है। ऐसे ही Q3 आवेश पर लगने वाला बल, Q4 आवेश पर लगने वाला बल, ऐसे हम प्रत्येक के लिए क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, सरल है कि कठिन है, कठिन है क्या, सरल है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए सदिश रूप में लिखेंगे, क्या करेंगे, सदिश रूप में। ये अदिश रूप है, इसका क्या है, अदिश रूप है ना। इसी को सदिश रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो सदिश रूप में लिखेंगे तो इसको हम, इसको यहीं पर बता देता हूं ना, ये आप नीचे में लिख लेना। सदिश रूप में लिखने पर ये जो है, ये आपका देखिए क्या परिवर्तन करना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, समीशन I इज इक्वल्स टू 2 to N, यह आपका QI अपॉन R1I² है ना। इसका हमको क्या करना है, सदिश रूप में, ये अदिश रूप है, ये वाला क्या है, अदिश रूप है ना। इसको जब हम लेकर चलेंगे सदिश रूप में तो यहाँ पर हमको मात्रक सदिश लगाना पड़ेगा। आ रहा समझ में, तो ये बन जाएगा सदिश रूप, है ना। यदि आपको प्रारंभिक स्थिति से बनाना है सदिश रूप में तो सब में आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ भी लिखना पड़ेगा R12 कैप, R13 कैप, R1N कैप, ठीक है। यदि सबको सदिश रूप में बनाना है तब, यदि नहीं बनाना है आखिरी में लिखना है तो आप लास्ट में लिख सकते हो, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगा, ठीक है। इसी प्रकार इसे भी हम क्या करेंगे, सदिश रूप में लिखेंगे। सदिश रूप में ये आपका क्या हो जाएगा, F2 वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 समीशन I इज इक्वल्स टू 1 और I0 इज इक्वल्स टू 2 to N Q